दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनांजलि कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई कुछ श्रेष्ठ कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज लीजिए सुनिए भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक और कहानी, वरना हम भी आदमी थे काम के, का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। लोग मुझे कवि कहते हैं और गलती करते हैं। मैं अपने को कवि समझता था और गलती करता था। मुझे अपनी गलती मालूम हुई मियाँ राहत से मिलकर, और लोगों को उनकी गलतियां बतलाने के लिए मैंने मियाँ राहत को अपने यहाँ रख छोड़ा है। मियाँ राहत वास्तव में कवि हैं। वह नामी आदमी नहीं है। उनका कोई दीवान अभी तक नहीं छपा और शायद कभी छपेगा भी नहीं। मुशायरों में वह नहीं जाते, या यूं कहिए कि मुशायरों में वह नहीं पढ़ते। एक बार मुशायरे में उन्होंने अपनी गजल पढ़ी तो उनको इतनी दाद मिली कि बेचारे घबरा गए और उस दिन से मुशायरों में न पढ़ने की कसम खा ली और दूर की नहीं हाँकते। फिर भी वह कवि हैं, इतने बड़े कि आजकल के नामी गिरामी शायर सब एक साथ उन पर नौछावर किए जा सकते हैं। यदि आप 40-50 साल के एक ऐसे आदमी को मेरे बंगले के बरामदे में देखें जो लंबा सा और किसी हद तक मोटा सा कहा जा सके, जिसका चेहरा गोल भरा हुआ और उस पर चेचक के दाग, मूछ नदारद लेकिन दाढ़ी तोत तक पहुंचती हुई, सिर पर पट्टे और बाल बीच से खिंचे हुए, आंखें बड़ी बड़ी ऊपर उभरी हुई और उनमें सुरमा लगा हुआ, चिकन का कुर्ता और लंकलाट का गरारेदार पैजामा पहने हुए हों तो आप समझ लें कि यही मियाँ राहत है। वह आपसे झुककर सलाम करेंगे, अदब के साथ आपका नाम पूछेंगे, आपको कुर्सी पर बिठलाकर मुझे आपकी इतला देंगे और फिर धीरे से वहां से खिसक जाएंगे। आप उनको मेरा नौकर किसी हालत में नहीं समझ सकते और मैं उनसे मालिक का बर्ताव करता भी नहीं हूं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, बुजुर्ग की तरह उन्हें मानता हूं। मियाँ राहत से मेरी मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। यूं तो इसके पहले मैं उन्हें देखता आता था, पर उस समय मुझे उनके नाम और उनकी खूबियों का पता न था। इलाहाबाद के स्टैनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर खाकी वर्दी पहने और लाल पगड़ी बांधे हुए मियाँ राहत को मैंने सवारियों को रास्ता बतलाते हुए देखा था। इक्के वाले झुककर मियाँ राहत को सलाम करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते थे, और मियाँ राहत मुस्कुराकर उन सबको जवाब देते थे। साथ ही इक्के और तागे वाले उल्टे सीधे दाएं बाएं जहां से तबीयत होती थी इक्का तागा ले जाते थे। मुझे शक था कि मियाँ राहत शायर अवश्य होंगे। कभी कभी सवारियों को अपने भागे पर छोड़कर मियाँ राहत एक नोटबुक और एक पेंसिल लिए हुए चौराहे के कोने में नजर आते थे। कभी कभी वो अपनी पेंसिल से नोटबुक में कुछ दर्ज भी कर लेते थे। पहले तो मैंने समझा मियाँ राहत किसी का चालान कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने उनका गुनगुनाना सुना तो बात समझ में आ गई। उस दिन मैं सिविल लाइंस में घूमने जा रहा था। शाम का समय था। इलाहाबाद के शौकीन रईस अपनी अपनी मोटरें लेकर घूमने को निकल पड़े थे। स्टेनली रोड और कैनिंग रोड के चौराहे पर जब मैं पहुंचा तब पैर आप ही आप रुक गए। आंखों ने मियाँ राहत को ढूंढ ही तो निकाला। एक किनारे खड़े हुए मियाँ राहत कागज पर अपनी पेंसिल चला रहे थे। रुक कर मैं मियाँ राहत को देखने लगा। इसी समय चौक की तरफ से एक कार तेजी के साथ आई और अपनी दाहिनी ओर मियाँ राहत पर चढ़ती हुई चली गई। कार की स्पीड 60 मील प्रति घंटे से कम न रही होगी। मियाँ राहत अपनी नोटबुक और पेंसिल के साथ इतने मशगूल थे कि उन्हें कार के आने की जरा भी खबर न थी। मैंने खतरे को देखा और जोर से चिल्ला उठा, मियाँ भागो नहीं तो जान गई। मियाँ राहत उछले, लेकिन कार इस तेजी के साथ चल रही थी कि उनके हटते हटते उसके अगले मडगार्ड का झोंका मियाँ राहत को लग ही तो गया और राहत लाहौल बिला कुवत कहते हुए जमीन पर आ गए। मैं दौड़ा और कार भी थोड़ी दूर चलकर रुक गई। मैंने मियाँ राहत को उठाया। चोट न आई थी,
सिर्फ घुटने और कोहनी कुछ छिल गए थे। उठते ही मियाँ राहत ने अपनी पगड़ी दुरुस्त की और वर्दी से धूल झाड़ी। उस समय कार से एक 24-25 वर्ष की युवती उतरकर मियाँ राहत के पास आई। बहुत सुंदर, गोरी और यौवन भार से लदी हुई। मुस्कुराते हुए उसने मियाँ राहत से पूछा, चोट तो नहीं लगी? मियाँ राहत ने प्रायः 10 सेकंड तक बड़ी गंभीरतापूर्वक उस युवती को देखा। इसके बाद वह भी मुस्कुराए। नहीं, चोट तो कोई ऐसी नहीं लगी, लेकिन जरा देखभाल कर मोटर चलाया कीजिए। युवती ने 5 रुपए का नोट मियाँ राहत को देते हुए कहा, हाँ, अभी हाल में ही मोटर चलानी सीखी है। लो, अपने बचने की खैरात बांट देना। अपने हाथ हटाकर जेब में डालते हुए मियाँ राहत ने अपना मुंह फेर लिया। मिस साहब, मेरी क्या, मैं तो आप लोगों का गुलाम हूं। आप लोगों पर अपनी जान न्यौछावर करने में ही मैं फक्र समझूंगा। आप ही अपनी इस खुशकिस्मती पर कि इस चौराहे पर मैं था, यह खैरात बांट दीजिएगा। वह युवती मुस्कुराती हुई चल दी। मियाँ राहत ने उसे झुककर सलाम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक और पेंसिल उठाई। मैंने पूछा, मियाँ, तुमने इनका चालान क्यों नहीं किया? मियाँ राहत बोले, क्या करूं बाबू साहब, दिल गवाही नहीं देता। इन परिजादों की तो परस्तिश करनी चाहिए और आप चालान करने की बात कहते हैं। इतना कहकर मियाँ राहत और कोने में खिसक गए और नोटबुक तथा पेंसिल का झगड़ा सुलझाने लगे। मैं वहां से चल दिया, पर चलते चलते मुझे 2 पंक्तियां सुनाई पड़ी जो शायद मियाँ राहत ने उसी समय बनाकर नोटबुक में दर्ज की थी। किसी हसीन की मोटर से दब के मर जाना, ये लुत्फ यार हमारे नसीब में ही न था। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरे हृदय में मियाँ राहत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मियाँ राहत मेरे यहाँ प्राय आया करते थे और घंटों मुझे अपनी कविता सुनाते थे। मैं उनकी कविता समझता भी था और उनको काफी दाद देता था। इस घटना को हुए 2 मास हो गए थे। सत्याग्रह संग्राम जोर से चल रहा था। कई दिनों से मियाँ राहत मेरे यहाँ न आए थे। एक दिन शाम के वक्त मैं बरामदे में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था कि मियाँ राहत आए। उनकी मुद्रा देखकर मैं घबरा गया। आंखें डबडबाई हुई, चेहरा पीला और पैर लड़खड़ा रहे थे। मैंने पूछा, मियाँ राहत, खैरियत तो है? या तुम्हारी क्या हालत है? क्या बीमार तो नहीं रहे? कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने कहा, बाबू साहब, उफ बाबू साहब। इसके बाद वह लगातार ठंडी सांस भरने लगे। मैं वास्तव में घबरा गया। मैंने पूछा, क्या कुछ तबीयत खराब है? नहीं। मियाँ राहत ने एक ठंडी सांस ली। तुम्हारे बीवी बच्चे तो अच्छी तरह हैं? हाँ। मियाँ राहत ने फिर एक ठंडी सांस ली। अरे भाई, बतलाते क्यों नहीं कि क्या हुआ है? मियाँ राहत ने बहुत करुण स्वर में आरंभ किया, बाबू साहब, उस दिन की बात तो आपको याद है, जिस दिन मैं मोटर से दबते दबते बचा था। हाँ हाँ, भला उस दिन की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? बाबू साहब, उस दिन जो मिस साहब मोटर चला रही थी, वह कांग्रेस में काम करती है। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ। उनका नाम सुशीला देवी है ना? हाँ बाबू साहब, यही नाम है। आज वह गिरफ्तार हो गई। तो फिर इसमें क्या? क्या बतलाऊं बाबू साहब, मुझे भी दरोगा साहब के साथ उन्हें गिरफ्तारी करने के लिए जाना पड़ा था। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मियाँ राहत रोने वाले हैं। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद मियाँ राहत ने फिर कहा, बाबू साहब, यह सरकारी नौकरी बड़ी खराब है। इसमें अपनी रूह को चांदी के चंद टुकड़ों पर बेच देना पड़ता है। जानते हैं बाबू साहब, आज मैंने अपनी रूह का गला घोट कर कितना बड़ा गुनाह किया है। मैंने कहा, मियाँ राहत, इस तरह सोच विचार से कुछ फायदा नहीं। तुम नौकर हो, तुमने अपना फर्ज अदा किया, इसी के लिए तुम तनख्वाह पाते हो। मियाँ राहत चिल्ला उठे, मैं यह तनख्वाह नहीं चाहता। इस गुलामी से मैं आज ही आ गया हूं। मैंने देखा मियाँ राहत की भावुकता जोरों के साथ उमड़ी हुई है और रंग बिगड़ा हुआ है। मैंने कहा, मियाँ, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, उनका पेट भरना तुम्हारा फर्ज है। उनसे भी कभी पूछा है कि वे तनख्वाह चाहते हैं या नहीं? जाओ अपना काम करो। बीवी और बच्चों का नाम सुनते ही
मियाँ राहत की उमड़ती हुई भावुकता पर ब्रेक लग गया। क्या करूं बाबू साहब, कुछ समझ में नहीं आता। इस बार उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली और उनकी आंख से दो आंसू टपक पड़े। दूसरे दिन शाम के समय जब मैं काम से लौट रहा था तो मियाँ राहत के मकान के सामने से निकला। वहां जो दृश्य देखा वह जीवन भर कभी न भूलूंगा। मियाँ राहत जमीन पर सिर झुकाए बैठे थे और उनकी बीवी उनके सिर पर बिना गिने हुए तड़ातड़ चप्पलें लगा रही थी। बीबी रो रो कर कह रही थी, निगोड़ा कलमुहा कहीं का, नौकरी छोड़ आया हम लोगों को भूखा मारने के लिए। ले, नौकरी छोड़ने का मजा ले। मियाँ राहत की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे और वह शेर बार बार गाकर पढ़ रहे थे, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, वरना हम भी आदमी थे काम के। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक कहानी वरना हम भी आदमी थे काम के का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।